आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया है एक ही वीडियो में। सेम हम आज करने वाले हैं, एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ में ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। नाम क्या हमारे चैप्टर का? विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। हमें इन चीज़ों के बारे में ही इसके अंदर पढ़ना है कि जो जनसंख्या का वितरण है वो दुनिया में कैसे हुआ है, घनत्व क्या होता है, वृद्धि का मतलब क्या है। ठीक है, हम इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा विश्व में जनसंख्या का वितरण, मतलब हमारा जो धरती है ना, इसमें बहुत सारे देश हैं, करीबन 200 193 ऐसे कुछ देश हैं। इन देशों में कितने कितने लोग रह रहे हैं, इसी को हम जनसंख्या का वितरण कहते हैं। मतलब धरती के ऊपर लोग किस तरीके से बिखरे हुए हैं, इसी को जनसंख्या का वितरण कहते हैं। लोग किस तरीके से वितरित हैं, उनका फैलाव कैसा है, उसको जनसंख्या का वितरण कहते हैं। ठीक है, माना ही जाता है कि हमारे जो दुनिया है, जो हमारा ये अर्थ है, उसके ऊपर 90% जो जनसंख्या है मात्र 10% एरिया पे निवास करती है ना। दुनिया के जो 10 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं वो पूरी दुनिया की 60% आबादी रखते हैं अपने पास, है ना। उसमें से भी 6 हमारे एशिया के हैं। एशिया महाद्वीप में भारत भी आता है। ठीक है, अगर करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं तो आपने न्यूज़ अभी हाल ही में सुनी होगी कि भारत अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है ना। तो दुनिया में ये डाटा दे रखा है कि 90% लोग 10% ज़मीन पर रहते हैं और एशिया के अंदर विश्व का 60% जनसंख्या निवास करती है। इसमें जो 10 देश हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इसमें 6 हमारे एशिया के हैं। कौन से हमारे एशिया के? चीन हमारे एशिया का है, भारत एशिया का है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये अमेरिका का है। ठीक है, ये एशिया का नहीं है। इंडोनेशिया एशिया में आता है, ब्राज़ील एशिया में नहीं आता, पाकिस्तान एशिया में आता है, नाइजीरिया हमारा अफ्रीका का देश है, बांग्लादेश हमारा एशिया में आता है, रूस और मैक्सिको, रूस हमारा एशिया में आता है और मैक्सिको हमारा उत्तरी अमेरिका में आता है। तो ये 6 देश हैं। कौन सा? चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस, जो एशिया के देश हैं। और इन 10 देशों में दुनिया की 60% आबादी रह रही है। बाकी बचे हुए अगर 193 माने तो 183 देशों में मात्र 40% आबादी रह रही है ना। अच्छा, जनसंख्या घनत्व, अभी वितरण तो हमने देख लिया कि जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार से है। बहुत बोलते हैं असमानता से वो फैला हुआ है, असमान वितरण हमारी दुनिया में हो रखा है। जनसंख्या का जो घनत्व है वो कैसा है, वो होता क्या है, पहली बात तो है ना। तो बहुत इजी चीज़ है कि 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, है ना। इसी को हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। हम क्या करते हैं, जनसंख्या को रख करके ऊपर क्षेत्रफल को रख के एक रेशियो निकाल लेते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, है ना। अब वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एरिया में निकालते हैं कि एक देश का एरिया बहुत बड़ा होता है ना। भारत का जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, रशिया का एरिया बहुत बड़ा है, अमेरिका का एरिया बहुत बड़ा है ना। तो इनका जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोगों की जनसंख्या को निकालते हैं। इसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, भूमि में प्रत्येक इकाई, अब देखो, अच्छा हम ये निकालते क्यों, ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि जो हमारी ज़मीन होती है ना, उसमें कुछ लिमिटेड लोगों के पोषण करने की क्षमता होती है। लेकिन जब एक ज़मीन पर बहुत ज़्यादा लोग रहने लग जाते हैं तो ज़मीन के ऊपर बोझ बन जाता है। ठीक है, माना जाता है सामान्यतः जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में नॉर्मली 200 के आसपास लोग रहने चाहिए, यह एवरेज माना जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 के आसपास है, 82-81 है ना। और इसमें भी अगर आप दिल्ली का देखेंगे तो 12,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 200 और 12,000 में कितना ज़्यादा फर्क है ना। तो जनसंख्या भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और ये आपको डाटा क्लू देने के लिए काफ़ी है कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा भारत के अंदर बढ़ी हुई है। अच्छा, दिल्ली के अंदर क्यों बढ़ी हुई है हम अभी आगे जानेंगे कारणों के अंदर। जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे हैं, तो जनसंख्या के ऊपर रखना है, क्षेत्रफल को नीचे रखना है। क्षेत्रफल ध्यान रखना आपको किलोमीटर स्क्वायर में रखना है ना, किसी और यूनिट का इस्तेमाल नहीं करना। किलोमीटर स्क्वायर में रख के आपको इसका अनुपात निकाल लेना है और आपको जनसंख्या घनत्व
मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाता, आपको खाली डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कुछ जगहों पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कुछ जगहों पे जनसंख्या बहुत कम। कुछ रीज़न होते हैं उसके पीछे कि लोग एक एरिया में बसना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, दूसरे एरिया में लोग बसना नहीं चाह रहे। वो क्या रीज़न है, वो कौन से कारण हैं जो इस चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं, वो कौन से कारण हैं जिसके कारण एक ज़मीन पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और एक ज़मीन पे बहुत कम। हम उन कारणों को देखने वाले हैं। इन कारणों को हमने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और हमारे सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, पहला हमारा भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में क्या क्या शामिल है, तो है पहला जल की उपलब्धता। देखो, जहाँ पे पानी जल्दी मिलता है लोग ऐसी जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। जहाँ पे पानी मिलेगा वहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है। क्यों? पानी जीवन की एक बहुत मूल्यवान चीज़ है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पानी के बगैर जीवन ही नहीं है। और पानी अनेक कार्य, कृषि हो गया, खेती वगैरह, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। पानी के बगैर मिट्टी हमारी उपजाऊ नहीं रह पाती। पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमें अनेक जीवन की क्रियाओं में काम आता है, इसलिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और लोग उस जगह पे जल्दी बसते हैं जहाँ पानी की सुविधा अच्छी होती है ना। भू आकृति, लोग कभी भी ऐसे इलाके में रहना नहीं चाहते जहाँ उन्हें दूध लेने के लिए 2 पहाड़ उतरने पड़ जाएं, है ना। जोक सपाट, लेकिन लोग ऊबड़ खाबड़ इलाके में रहना पसंद नहीं करते। लोग समतल मैदानों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए भारत के अंदर जो गंगा के मैदान है, ठीक है, ऐसे इलाके बहुत ज़्यादा क्या है, जनसंख्या से भरे हुए इलाके हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, इन जगहों पे लोग बहुत कम निवास करते हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे पानी तो है लेकिन ज़मीन जो हमारी है वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है ना, वो समतल नहीं है। जलवायु, लोग ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी में रहना चाहते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड में रहना चाहते हैं। लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ सामान्य जलवायु मिले। ठीक है, लोग ना तो बहुत ज़्यादा उष्ण में रहना पसंद करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड में। क्यों? क्योंकि इनमें उन्हें अनेक असुविधाएं होंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे जो मौसम है, जो जलवायु है ना, वो सामान्य रहे। मृदा, अब मृदा तो सिंपल से कारण है, अगर आप मिट्टी अगर आपके यहाँ पे उपजाऊ नहीं है तो लोग वहाँ जल्दी बसना पसंद नहीं करते क्योंकि लोग वहाँ पे खेती नहीं कर सकते। जो ज़मीन खेती नहीं करवा सकती वो लोगों का पेट कैसे भरेगी, और जब लोगों को खाने नहीं मिलेगा तो लोग वहाँ पे रह के करेंगे क्या, है ना। तो लोग ऐसी जगहों पे नहीं रहते जहाँ पे मिट्टी हमारी उपजाऊ ना हो। ज़्यादातर लोगों को दोमट मिट्टी चाहिए होती है। दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी में से एक है, जो तो जहाँ पे दोमट मिट्टी होती है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 कारण थे ये हमारे भौगोलिक कारण हैं जो ज्योग्राफिकली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और हमको इन पे डिपेंड होना पड़ता है। जनसंख्या हमारी इन पे डिपेंड होती है कि कहाँ पे बढ़ेगी और कहाँ पे नहीं। कुछ कारण है हमारे आर्थिक, जो कि मानव के हाथ में है ना। क्या है? पहला हमारा खनिज। जहाँ पे खनिज संसाधन होते हैं वहाँ पे हमेशा लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो व्यक्ति कुशल हो, चाहे वो अर्धकुशल हो, है ना, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे इंजीनियर वगैरह हो या नॉर्मल मजदूर हो, सभी को वहाँ पे काम मिलता है, सभी को वहाँ पे रोजगार प्राप्त होता है। और लोगों को जहाँ रोजगार मिलता है, जहाँ रोजगार के अवसर मिलते हैं, लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। लोग दिल्ली में ज़्यादातर इसलिए ही बसते हैं, दिल्ली की जो जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा है उसका कारण ये भी है क्योंकि दिल्ली के अंदर रोजगार है, दिल्ली एक शहर है ना। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो यही है, नगरीकरण। लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? शहरों के अंदर पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है ना, शिक्षा की जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ लोगों की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। लोगों को परिवहन संचार जैसी सुविधाएं बहुत अच्छी मिली हुई होती हैं। लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा होता है ना। लोग शांति में जीवन बिताते हैं शहरों के अंदर। तो लोगों के अंदर शहरों को लेकर के एक अलग भावना होती है और लोग शहरों में बसना चाहते हैं। इसलिए शहरों की जो जनसंख्या है वो हमेशा ज़्यादा पाई जाती है। दिल्ली में जनसंख्या ज़्यादा होने का कारण यही है ना। लोग रोजगार के लिए और नगरीकरण के लिए दिल्ली में आते हैं। तीसरा हमारा औद्योगिकरण। दिल्ली में उद्योग भी बहुत ज़्यादा है ना। और सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत में और भी बहुत से इलाके, दिल्ली तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। औद्योगिकरण मतलब जहाँ पे उद्योग बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, उन जगहों को हम औद्योगिक पेटी कहते हैं, है ना। ऐसा खनिज वगैरह के हम कर लेते हैं, जैसे तांबा पेटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तांबा होना हम तांबा पेटी कहते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला, वो कोयले की पेटी हो गई, है ना। तो पेटी का मतलब जो चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो औद्योगिक पेटी में
जो औद्योगिक पट्टी में जो इलाके हैं, है ना, जहाँ पे उद्योग ज़्यादा है, वहाँ पे रोजगार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह चलती हैं, उद्योग चलते हैं, तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। और औद्योगिक जो इलाके होते हैं वहाँ पे लोगों को काम बहुत ज़्यादा मिलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि नॉर्मल लोगों को रोज़गार मिलता है, मजदूरों को मिलता है, नहीं, पढ़े लिखे डॉक्टर से लेकर के वकील तक वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। लोग ऐसी जगहों पे भी आपने देखा होगा बसते हैं जहाँ उनके संस्कृति मैच करती है, जहाँ उनके धर्म मैच करता है ना। लोग धार्मिक स्थलों पर रहना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू बहुत ज़्यादा मंदिरों के पास में रहना पसंद करते हैं। जैसे हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार की जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्या है, जनसंख्या से भरा हुआ है ना। दूसरा रीज़न यह है, वहाँ मैदानी इलाका भी है, गंगा के मैदान है वहाँ पे, लेकिन धार्मिक स्थल होने के कारण भी वहाँ पे जनसंख्या क्या है, ज़्यादा होती है, ठीक है। लोग उन जगहों पे भी रहना पसंद करते हैं जहाँ पे शांति हो, है ना, सामाजिक उपद्रव ना हो। सामाजिक कारकों में क्या आएगा, लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, राजनीतिक उपद्रव ना हो, लड़ाई दंगे ना होते हों, लोग ऐसी जगहों पे भी रहना पसंद करते हैं। तो ये वो सारे कारक थे जिनकी वजह से किसी भी एरिया की जो जनसंख्या है ना, जो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या है, या तो वो अचानक बढ़ सकती है या घट सकती है। अगर ये कारक वहाँ पे उपलब्ध हैं अच्छी सुविधा में, तो वहाँ की जनसंख्या एकदम बढ़ेगी, ये बात निश्चित है। और अगर ये चीज़ वहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जनसंख्या अगर होगी भी तो वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। देखो जनसंख्या परिवर्तन कैसे हो सकता है, किसी भी इलाके की जनसंख्या में परिवर्तन कब आएगा, तो वो 3 कारणों से ही आ सकता है। एक है हमारा जन्म, दूसरा है हमारा मृत्यु, और तीसरा है हमारा प्रवास। जन्म और मृत्यु तो सिंपल सी बात समझ में आ रहा है, अगर लोग मरेंगे तो नंबर कम होगा लोगों का, है ना, जो जनसंख्या उसमें कमी आएगी। लोग पैदा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। प्रवास, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कई लोगों को प्रवास का मतलब नहीं पता, तो जब लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं तो प्रवास कहते हैं। जैसे मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, मैं अगर अपना एरिया छोड़ करके यूपी में जाकर शिफ्ट हो जाऊँ तो मैंने प्रवास कर लिया दिल्ली से यूपी की तरफ, ठीक है। जन्म, अच्छा जन्म दर क्या होती है, जन्म दर प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त की जाती है। मतलब प्रति 1000 स्त्रियों ने कितने बच्चों को जन्म दिया, उससे हम जन्म दर का अंदाजा लगाते हैं, है ना। अब इसी को हम इंटू कर लेते हैं पूरे देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। असूचित मृत्यु दर कैसे निकालते हैं हम लोग, ये भी इसी तरीके से कि एक विशेष किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जो लोगों की मौत हुई, कितने हजार के उसमें लोग मरे, और उसी को हम व्यक्त करते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग, मध्य नॉर्मल डाटा लेकर के, है ना। इसका आपको एक फॉर्मूला भी दे रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला, क्यों, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोई भी आपसे फॉर्मूला नहीं पूछता, कोई भी आपको ज्योग्राफी में न्यूमेरिकल नहीं करवाता, है ना। देन जो मोटे तौर पर कई लोगों का मानना होता है कि जो जनसंख्या वृद्धि है ना, वो केवल एक ही तरीके से हो सकती है जब जनसंख्या बढ़े। तो इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि केवल जब नहीं होती जब जनसंख्या बढ़े, जनसंख्या वृद्धि घटने पे भी हो सकती है। वृद्धि का मतलब इनडायरेक्ट मतलब हमारा परिवर्तन, ठीक है। और एक बात समझना जरूरी है, मैंने यहाँ लाइन लिखी हुई है नीचे कि जो मृत्यु दर है ना, अगर किसी देश की मृत्यु दर ज़्यादा है तो या फिर कम है, तो वो जो मृत्यु दर है उस देश की जो कंडीशन है उसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर देती है। अगर किसी देश में मृत्यु दर ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होगा, है ना, वहाँ की उन्नति कम होगी, उनका आर्थिक विकास कम होगा। लेकिन अगर कहीं में मृत्यु दर बहुत कम है, बहुत कम लोगों की मृत्यु होती है, तो सिंपल सी बात है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी हो सकती है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो सकती है, उनका आर्थिक विकास, आर्थिक स्तर ज़्यादा होगा, जब भी वो लोगों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाते हैं, है ना। तो मौत कह रहा हूँ, जो मृत्यु दर है वो एक सूचक भी है समाज के कल्याण का, कि उस देश का या फिर उस शहर का जहाँ पे मृत्यु दर ज़्यादा या कम है उसका क्या अभी कंडीशन है ना। प्रवास, अच्छा अभी हमने जन्म दर देख लिया, मृत्यु दर देख लिया, अब प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर कि प्रवास है क्या, मैंने समझा दी। जब एक जगह छोड़ करके लोग दूसरी जगह चले जाते हैं तो लोग उसे कहते हैं प्रवास, है ना। जन्म और मृत्यु के अलावा किसी अगर चीज से जनसंख्या पर फर्क पड़ता है कम ज्यादा में, तो वो है प्रवास, है ना। लोग जब एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाते हैं तो जिस जगह को उन्होंने छोड़ा उसको हम उद्गम स्थान के नाम से जानते हैं।
और जहाँ पे लोग आए उसे हम गंतव्य स्थान के नाम से जानते हैं। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना। और क्या है, लोग हमेशा प्रवास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जाकर बस गए, वो वहाँ से कभी लौट के नहीं आएंगे। प्रवास भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। स्थायी प्रवास क्या होता है कि वही जो हम गए और वहाँ बस गए, परमानेंटली हम लौट के नहीं आ रहे, ठीक है। अस्थायी प्रवास हम गए, कुछ समय बाद वापस आ गए। मौसमी भी हो सकता है। मौसमी जैसे कुछ लोग जो हिमाचल वगैरह के एरिया में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, वो लोग शीतकाल में यानी कि ठंड के समय में मैदानों में आ जाते हैं रहने के लिए, प्रवास कर लेते हैं। लेकिन जब जैसी गर्मी आती है वो वापस पहाड़ों पर रहने चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं मौसमी प्रवास, जो मौसम के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो प्रवास अनेक प्रकार से हो सकता है। साथ ही साथ ये गाँव से गाँव, गाँव से नगर, नगर से नगर और नगर से गाँव हो सकता है, ठीक है। ये चार अवधारणा हो सकती है कि या तो लोग गाँव से गाँव जाएँ, गाँव से शहर जाएँ, शहर से शहर जाएँ, या फिर शहर से गाँव जाएँ, ठीक है। आप्रवास क्या होता है, देखो जो लोग प्रवास करते हैं और कहीं जाके बसते हैं, तो जहाँ वो जाके बसे उस जगह के लिए वो आप्रवासी हैं, ठीक है। और उत्प्रवास क्या होता है, जहाँ से लोगों ने जगह छोड़ दी, उस जगह के लिए छोड़ने वाले लोग उत्प्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, लोग प्रवास करते क्यों हैं, ये भी तो समझना जरूरी है। जैसे हमने अभी देखा, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, कहीं जनसंख्या ज़्यादा होगी या कम, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। तो लोग प्रवास करेंगे या नहीं, ये भी कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जिनमें हमारे जो कारक है हमने उसे दो वर्गों में बांट रखा है, दो पार्ट में कर रखा है। एक है हमारा प्रतिकर्ष कारक, एक है हमारा अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक वो है जो किसी को आकर्षित करते हैं ना, अपने और अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अच्छे कारक। प्रतिकर्ष कारक जो लोगों को इम्पैक्ट डालते हैं ना, उनको संघर्ष करवाते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक वो कारक हैं जो लोगों को जगह छोड़ने पर मजबूर कर दें, और आकर्षक यानी कि अपकर्ष कारक वो हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे कि हाँ इस जगह पे आकर के तुम रहो। तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, अगर प्रतिकर्ष कारक की बात करें तो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न सुविधा, राजनीतिक उपद्रव, राजनीतिक मतलब नेतागिरी वगैरह जो होती रहती है ना। प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल मतलब जो जलवायु सूट ना करे, है ना। प्रतिकूल मतलब जो चीज़ आपको सूट नहीं करती, अनुकूल जो आपको सूट कर जाए, है ना। बीमारियां हो वहाँ पे, सामाजिक पिछड़ापन हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग जगह छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपकर्ष कारक, अगर आपको कई काम के बेहतर अवसर मिलते हैं, रहन सहन की सुविधा अच्छी मिलती है ना, शांति है वहाँ पे, जीवन की सुविधाएं अच्छी हैं, शिक्षा अच्छी है ना, स्वास्थ्य अच्छा है, तो लोग इस जगह पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये अपकर्ष कारक हो जाते हैं हमारे। अब आता है हमारा एक बहुत मेन टॉपिक, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। ये क्या है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदाजे से, जिसको हम समझ के ये पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर देश की आने वाले समय में क्या कंडीशन होने वाली है, खासकर जनसंख्या के मामले में। एक अनुमान लगाने के लिए सिद्धांत ये बनाया गया है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं को मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ। आप माइंड में इमेजिन करिए 3 देशों को। पहली अवस्था में आप कोई भी एक ऐसा देश लें जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, जैसे श्रीलंका हो गया, हमारे आसपास के कुछ देश जैसे पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका के बहुत सारे जिबूती हो गए, है ना, सोमाली हो गए। ये कुछ देश हैं जो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है फिलहाल। दूसरे कंडीशन में एक ऐसा देश रखो जो कि अभी डेवलपिंग है, डेवलप हुआ नहीं है लेकिन डेवलपिंग है, जैसे आप भारत को ही ले सकते हो, ठीक है। तीसरे पे आप ऐसे को रखो जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, जैसे जापान, अमेरिका, है ना। इनको माइंड में रखना जब आप अवस्थाओं को समझे। तो पहली अवस्था क्या है, जो मैंने बताया कि आप पाकिस्तान, जिबूती, सोमालिया जो अफ्रीका के देश है जो बिल्कुल डेवलप नहीं है, अभी बहुत बुरी कंडीशन में है, उनको सोच सकते हैं। तो उनसे आपको ये सारे पॉइंट मिलते जुलते लगेंगे। जैसे प्रथम अवस्था में जो प्रजननशीलता है, मतलब जो जन्म दर है, प्रजननशीलता मतलब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो उच्च होती है, और मृत्यता भी क्या होती है, उच्च होती है। मतलब लोग मरते भी ज़्यादा हैं और पैदा भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चितता, आपूर्ति से मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्थान से करते हैं। देखो होता क्या है, वहाँ पे खाने की सुविधा पूरी नहीं होती, लोगों को खाना भी पूरा नहीं मिलता, महामारियाँ फैली रहती है, जिससे क्या होता है, मृत्यु ज़्यादा होती है, और शिक्षा के अभाव के कारण जो प्रजननशीलता है वो हमेशा उच्च पाई जाती है। जनसंख्या में वृद्धि धीमी होती है, क्यों, बच्चे पैदा तो ज़्यादा होते हैं लेकिन लोग मर भी ज़्यादा जाते हैं, क्यों, बीमारी वगैरह की वजह से, ठीक है। लोग ज़्यादातर खेती करते हैं, खेती से अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। उद्योग वगैरह उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग ज़्यादातर अशिक्षित होते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी उनके लिए बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर हम बात करें 200 साल पहले, तो सभी देशों का यही हाल था। पूरी दुनिया में 200 साल पहले सभी देश इसी कंडीशन में हुआ करते थे, अब चेंज हो गया है। पहली अवस्था समझ में आई।
दूसरी अवस्था आप अपने माइंड में भारत को अज्यूम कर सकते हैं कि शुरुआत में प्रजननशीलता ज़्यादा होती है, एकदम से शुरुआत में जो जनसंख्या वो तेज़ी से बढ़ रही होती है, लेकिन धीरे धीरे समय समय वो घटने लगती है, जैसे वर्तमान में आ रही है ना। भारत की जनसंख्या बेशक नंबर 1 पे आ गई है, लेकिन हमारा जो जनसंख्या वृद्धि का रेट है वो 0.9888 के आसपास कुछ आ गया है, 1% से भी कम हो गया है, तो धीरे धीरे कमी आ रही है। ठीक है, घटती हुई मृत्यु दर होती है, ये अवस्था जो आती है हमारी, एकदम से शुरुआत में जनसंख्या बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कंट्रोल होती है, और ये मृत्यु दर भी कंट्रोल होने के साथ साथ आती है ना। स्वास्थ्य सुविधाएं, जो अलग अलग हमारी शिक्षक सुविधाएं होती हैं, ये धीरे धीरे डेवलप कर रही होती है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप कर रही होती है इस अवस्था में, है ना, जो कि भारत की कंडीशन में आप देख सकते हैं बहुत इजीली ये चीज़ मैच करती है। फिर हम आते हैं अंतिम अवस्था पे, जो मैंने बताया, आप एकदम डेवलप कंट्रीज को सोच सकते हैं मेरे माइंड में, जैसे चाइना, जापान, अमेरिका। ठीक है, इनसे आप इनको मैच कर सकते हैं। जैसे प्रजननशीलता एकदम कम होती है, बहुत कम, है ना, लोग मरते भी बहुत कम है, जनसंख्या है तो एकदम रुक जाती है, और बढ़ती है तो बहुत धीमी गति से बढ़ती है। और जापान जैसे देशों में तो जनसंख्या कई बार कम भी हो जाती है ना। जनसंख्या नगरीय और एकदम शिक्षित होती है। नगर मतलब शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन होती है, लोग ज़्यादातर शहरों में रहते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी ज्ञान बहुत होता है, टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तकनीकी स्तर और टेक्नोलॉजी का स्तर दोनों ही हमारा क्या होता है उसके अंदर ऊंचा होता है ना। लोग अपने फैमिली को नियंत्रित करके रखते हैं, है ना, जो फैमिली प्लानिंग कहते हैं ना, उस तरीके से अपने फैमिली को लोग चलाते हैं। समझ में आपकी, यही हमारा जननांगी संक्रमण सिद्धांत। अब इसी के तहत हम पता लगा सकते हैं ना कि आने वाले समय में अगर किसी की कंडीशन पहली अवस्था में है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, आगे जनसंख्या बढ़ जाएगी और बुरा हाल हो सकता है उसके यहाँ पे। अगर कोई देश दूसरी अवस्था में है जैसे भारत, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कुछ समय बाद इसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा, है ना। ठीक, हमारा लास्ट टॉपिक जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण है, उसके उपाय क्या है ये। तो परिवार नियोजन का काम, देखो जनसंख्या नियंत्रण है क्या। परिवार नियोजन के समय जब फैमिली प्लानिंग के टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा पहले तो पैदा ही कम करने चाहिए। ठीक है, ऊपर से एक अंतराल रखना चाहिए, अगर 2 बच्चे पैदा करते तो गैप होना चाहिए लंबा। ठीक है, परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। जो फैमिली जो प्लानिंग होती है, परिवार का जो नियोजन होता है, फैमिली प्लानिंग जो करते हैं, ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब महिलाएं कंटिन्यूसली प्रेग्नेंट होती हैं, है ना, 1-2 साल में ही, तो उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनके शरीर को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। क्योंकि 9 महीने तक एक बेबी को अपने साथ रखना और पूरा प्रोटीन अपने लिए और उस बेबी के लिए भी मेंटेन करना बहुत, बोलते हैं ना, मेहनत का काम है, आसान काम नहीं होता है ये। और जब आप कंटिन्यूसली ये चीज़ करते हो तो आपकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो एक हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जिनका नाम है थॉमस माल्थन, इन्होंने कहा है 1798 में कि लोगों की संख्या एक दिन खाद्य की आपूर्ति अपेक्षा तेजी से होगी। मतलब इतना खाना नहीं उगा पाएंगे हम लोग जितने लोग पैदा होने लग जाएंगे, जनसंख्या तो तेजी से बढ़ेगी। और इसका परिणाम क्या होगा, अकाल पड़ेगा, बीमारी होगी और युद्ध होगा, जिसके कारण ये जनसंख्या फिर एकदम से घट जाएगी, है ना। तो ये इनके शब्द हैं, कई बार पूछ सकते हैं वो एग्जाम्स के अंदर कि थॉमस माल्थन ने अपने विचारों में जनसंख्या को लेकर के क्या विचार दिए हैं, तो आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक था, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो एक ही पार्ट में हमने इस चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं, बहुत इजी चैप्टर था, बहुत नॉर्मल से टॉपिक थे। इसके अलावा हमने हमारे जो चैनल है उसमें पॉलिटिकल और इको और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भी हमने अपलोड कर रखा है। अगर आप उनको देख करके अपनी पढ़ाई को स्मूथ आगे ले जाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।